नीतीश कुमार को लेकर तेजस्वी यादव का स्टैंड क्या था कि तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे क्योंकि महागठबंधन का रिकॉर्ड गड़बड़ा गया इस बार कि भाजपा चुनाव जीतने के लिए राम मंदिर पर हमला करा देगी कि मोदी भागता है कि कौन भागता है। लेकिन एक बात तो मुझे याद है कि लालू यादव भागे थे, आलोक मेहता से मिलने गए, नहीं मिले हैं, नाम नहीं लेंगे तो बेइज्जती ढेर लोग का हो जाएगा। और ये चर्चा कहाँ से आई, कैसे आई, वो मैं नहीं बताऊंगा। कंफर्म बात है कि आलोक मेहता ने कह दिया कि मैं नहीं आ रहा हूँ। पढ़ा लिखा बिहारी और जो बहुत जिसके पास पैसा हो वो बचपने से अपने नेता अपने बेटा को भेज देते हैं हांगकांग, मनाली या एम्स्टर्डम पढ़ने के लिए, ऑक्सफोर्ड में, आईएल में, कि जाकर वहीं पढ़ो वहीं रहो। यहाँ के इस राजनीति में मत फंसो, बहुत गंदा है। न हमको सीएम बनना है न इनको पीएम बनना है। तो नीतीश कुमार मन करे अपना बोलना भाई मेरा तो सारा खेल रहा है। ललन सिंह को एक सेकंड के लिए मिनी हार्ट अटैक आया होगा कि क्या बोल दिया भाई। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप। एक तरफा प्यार की कहानी आपने बहुत बार सुनी होगी, इसका परिणाम भी देखा होगा। लेकिन आज हम बात करेंगे राजनीति में एक तरफा प्यार का क्या असर होता है। जी हां, बिहार में तेजस्वी यादव के एक तरफा प्रेम, क्या तेजस्वी यादव का एक तरफा प्रेम बचा पाएगा बिहार सरकार को? आपने देखा होगा पिछले दिनों जिस प्रकार से आलोक मेहता के विभाग, राजस्व विभाग, शिक्षा विभाग और खुद तेजस्वी यादव के स्वास्थ्य विभाग में जिस प्रकार से बातें हुई, तबादला हुआ और फिर एक कलम से कैंसिल हो गया, इन सभी बातों को बर्दाश्त करके तेजस्वी यादव, जिसके कारण सरकार बची रही। लेकिन क्या आगे भी बची रहेगी, इसी विषय पर बात करेंगे। नमन मिश्रा जी, लगातार आप मानेंगे कि तेजस्वी यादव ने एक तरफा प्यार किया सरकार को बचाने के लिए। एक तरफा प्यार में बहुत ताकत होती है, किसी फिल्म में हम सुने थे। इतनी ताकत होती है, ये नहीं पता था कि सरकार पूरी बचा ली जाएगी उस एक तरफा प्यार से। मजबूरी भी है, और कोई प्यार करने वाला है भी तो नहीं। लालू यादव जी तो ऊपर ही जाकर लिख दी है क्वालिफिकेशन उस प्यार का कि भाजपा छोड़ के सब स्वीकार है। अगर हम भी भाजपा के साथ समझौता कर लेते तो हम जेल नहीं जाते। नीतीश कुमार तो नहीं गए कभी जेल, उन्होंने भाजपा से प्यार किया है। आज भी प्यार है, अंदरूनी प्यार। आज वाला तो नहीं पता है भैया, सुलग रहा है अंदर कुछ। हाँ, मैंने देखिए कैसे कहा जा सकता है कम्प्लीटली किसी के लिए प्यार खत्म हो गया। कहा था कि अगर कोई व्यक्ति से आप बहुत प्यार करते हैं तो नफरतों अगर करने लगे हैं तो थोड़ा सा प्यार रह जाता है गुंजाइश। नीतीश कुमार दिल के किसी कोने में कुछ तो नीतीश कुमार तो मैं तो कहा, मैंने बहुत पहले ही कहा था, तो ढेर लोग खिसियाया भी था। नीतीश कुमार इस देश के पॉलिटिकल रोमियो है। कब उनका दिल किस पे आ जाए कोई कह नहीं सकता है। आज इधर जाएंगे उधर एकदम पल के बिछा करके स्वागत के लेते हैं। लगा मल्लिकार्जुन खड़गे उनके पुराने फूफा हैं, लगा जैसे कि राहुल गांधी तो मतलब उनके अपने सहोदर भाई हैं। ममता बनर्जी से बताइए, इनका ममता बनर्जी से कितना 36 का आंकड़ा हुआ था, याद है हमको भाई। बिहारी बंगाली में हुआ था कचरा, तो उसमें भी बोलना पड़ा था बहुत कुछ। यही राज ठाकरे, यही उद्धव ठाकरे, यही ठाकरे परिवार, क्या कुछ नहीं बिहारियों को उन्होंने कहा। आज बिहार आकर घूम के चले गए लिट्टी चोखा खा के। ये भी याद रहना चाहिए कि हमें गोबर का कीड़ा कहा गया, हमें बिहारी कीड़ा होता है, बिहारी बीमारी है, और हमने उनको लिट्टी चोखा खिलाया। इंक्लूसिव रहना खराब नहीं है, अगर इंक्लूसिव ही होना था तो मुझे लगता है कि ओवैसी को भी होना चाहिए था, ममता बनर्जी थी तो मायावती को भी होना चाहिए था। खैर, इनका अपना तरीका है, ये अपने हिसाब से इंडिया बना रहे हैं। इनके इंडिया में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई रहेगा कि नहीं रहेगा, सब ये कहानी है। पहले तो यही लोग रहेगा कि नहीं, ये आप कह सकते हैं। आज तो गया है लोग मिलने के लिए द्रौपदी मुर्मू से, अब राष्ट्रपति जी से। हाँ, मैंने देखिए जब कहा था कि जब पिताजी से कोई बात आप बोलने जाइए, अब सुनबे नहीं करें तो लास्ट में कहाँ जाइएगा। एक और घर में होता है, सुप्रीम कोर्ट में बात नहीं बनता, हाई कोर्ट में जाता है आदमी। तो हाई कोर्ट में गया है लोग लेके मामला कि भाई मणिपुर वाला मैटर है, उसको तनी देखिए मैडम, बहुत खराब हो रहा है वहाँ पे। अच्छा हुआ कि मैडम के पास कोई मेरे से आदमी नहीं था, तो धीरे से हम लिस्ट धरा देते कि देखिए मैडम बिहार में क्या हुआ है, हाई देखिए मैडम नूह में क्या हो रहा है हरियाणा में, हाई देखिए मैडम दिल्ली में क्या हुआ चलती बस में। मैं बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूँ। बिहार में कल ही की खबर है कि क्या बोले, हम जात का नाम नहीं ले सकते हैं, लेकिन क्राइम नहीं होता तो मैं जात का नाम लेता। एक बहुत पिछड़े समाज का व्यक्ति, चिराग पासवान जिस समाज की राजनीति करते हैं, उसकी मृत्यु होती है। उसे
अब दफनाया तो जा नहीं सकता जी। है और 100 सड़ा तो नहीं सकते हैं व्यक्ति। उसे ले जाकर जलाने की तैयारी चल रही थी। एक खाली पड़ती जमीन थी, उसमें जलाने की कोशिश। सब कोई गंगे जी के नसीब सबको नहीं होता है जी। गरीबी बस उसको जलाने की कोशिश की गई। कुछ समुदाय विशेष के लोगों को पता चला, वो आए, कहा कि ये तुझे ज़मीन तो कब्रिस्तान की है, यहाँ पे सब नहीं कर सकते हैं। बहुत प्रयास किया लोगों ने, नहीं प्रयास किया। जब उठ कर जाने लगे तो वाद विवाद हुआ। तो उस 100 पर भी पेशाब किया गया और जो लोग लेकर आए थे उन पर भी पेशाब किया गया। बताइए, अमानवीय कार्य। नूह में क्या हो रहा है वो आपको पता ही है। जब हम टॉलरेंस की बात करते हैं भैया, तो वो एक हाथ से नहीं हो सकता है। जी। मेरे कई मुसलमान फ्रेंड हैं जो एकदम इंक्लूसिव हैं। वो मेरे पर्व में ठेकुआ खाते हैं, छठ में, तो हम उनके यहाँ चले जाते हैं दावत इफ्तार में, कोई दिक्कत नहीं होती मुझे। ईद के सेवैया खाने मैं मटन और चिकन नहीं खाता हूँ, तो भाई मैं उनके सेवई खाता हूँ। उन्हें बहुत चीज़ों में शाकाहारी में पसंद नहीं है, पालक पसंद नहीं है, तो हमारे यहाँ ठेकुआ खा के चले जाते हैं। जी। ये तहजीब गंगा जमुना की है। इसके तहत हम इस देश को बचाकर यहाँ तक लाए हैं। इंडिया और एनडीए करके नहीं लाए हैं। राजनीति अपनी जगह पर है, रिलीजियस टॉलरेंस अपनी जगह पर है। अगर नूह जैसी घटनाएं हो रही हैं तो ये मणिपुर पर कहीं ज़्यादा भारी हैं। हमें ये बात समझना होगा। बिहार में 2 जगहों पर सामुदायिक हिंसा हुई अमित शाह की रैली से जस्ट पहले। दोनों जगह पर उनकी रैली थी, दोनों जगह कार्यक्रम हुआ। मुझे तो भाजपा पर भी शक हो रहा है, मुझे महागठबंधन पर भी शक हो रहा है। जी। निश्चित तौर पर ये आग तभी लगती है जब कुछ बड़ा पॉलिटिकल कार्यक्रम करना होता है। ये क्या साबित करता है कि निश्चित तौर पर इस देश में राजनीतिक वश, महत्वाकांक्षा वश लोग सेलेक्टिव व्यूअरशिप कर रहे हैं, सेलेक्टिव हियरिंग कर रहे हैं। माने इनका दर्द सुनाई पड़ रहा है, इनका दर्द सुनाई नहीं पड़ रहा है। इस समुदाय का दर्द सुनाई पड़ रहा है, इस समुदाय का दर्द सुनाई नहीं पड़ रहा है। इस राज्य का दर्द दिखाई दे रहा है, इस राज्य का दर्द नहीं दिखाई दे रहा है। मैं कह रहा हूं कि अगर मणिपुर अगर भाजपा शासित नहीं होता तो क्या होता? इतना हंगामा नहीं होता। मैं कहता हूं कि तमिलनाडु में इतनी बड़ी बात हुई, हमने देखा, ऐसा थोड़ी कि घटना नहीं हुई। एक आधू का घटना तो हुई ही। हम अकेले, मुझको लगता है कि चैनल है जिसने विश्लेषण के माध्यम से, खबरों के माध्यम से तमिलनाडु की आग शांत करने का पूरा प्रयास किया। हमने गालियां खाई हैं दर्शकों से कि आप बदल गए, आप बिहारियों को पीटा जा रहा है, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। बोला 1-2 घटना हुई है, आप पैनिक हो रहे हैं, लेकिन हुई तो। और उस पर हमने टॉलरेंस दिखाया। बिहारी बंगाल जाते हैं, मार खाते हैं। क्यों जाते हैं? हमें शौक नहीं। देखिए, पढ़ा लिखा और समृद्ध बिहारी बंगाल नहीं जाता है। जी। 2 वक्त की रोटी के लिए लोग जाते हैं। पढ़ा लिखा बिहारी और जो बहुत जिसके पास पैसा हो नहीं जाता। बचपने से अपने नेता अपने बेटा को भेज देते हैं हांगकांग, मनाली या एम्स्टर्डम पढ़ने के लिए, ऑक्सफोर्ड में, IIL में, कि जाकर वहीं पढ़ो, वहीं रहो। यहाँ के इस राजनीति में मत फंसो, बहुत गंदा है। यहाँ आओगे तो खींच लिए जाओगे इसी में। हाँ, जब वो बेचारा येल में पढ़ के भी फेल हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता, निकम्मा हो जाता है पूरी तरीके से, तब उसको कहा था कि तो ये निकम्मा हो गया, 30-35 साल का हो भी गया, क्या किया जाए, इसको राजनीति में डाल दो। आखिरी राजनीति उसको लाया जाता है तो 2-4 दिन जानते हैं, क्रिस टाइट पहनता है, येल वाला रह जाता है, ओ आई हैव बीन हियर, आई हैव सीन दिस, तो करता है 2-3 दिन। किसकी बात मैं कर रहा हूँ तो समझ ही रहे हैं जनता, सब यही है। 1 साल बाद उसको बुझाता है कि नहीं, यहाँ गोबर में घुसना पड़ेगा, तब गोबर की राजनीति कर पाएंगे। सही बात। तब देखिएगा कि कुर्ता में हाथ डालेगा तो इधर से निकल जाएगा जेब में से, अरे तो शर्ट फटा पहन के हम आ गए, कोई बात नहीं। देखिए, गरीब के बच्चा को गोदी में उठा लेगा, जाके फिर बिस्लरी से हाथ धोएगा, सैनिटाइज कर लेगा, कहेगा, लेकिन दिखावा के लिए उठाएगा जरूर। एक परिपाटी बन गई है बिहार में, लोगों को बेवकूफ़ बनाकर वोट लेना है भाई। जात को बेवकूफ़ बना के जात का वोट लेना है तो जात के भूखा नंगा को उठाना पड़ेगा ना गोद में। और यही लोग तो हैं जिनके पास कुछ नहीं। एक बात बताता हूँ भैया कि अगर किसी व्यक्ति को बीमारी ना हो और उसको विपदा ना आए तो भगवान का पूजा करना भूल जाता है। निश्चित। ऐसे विरल ही हैं जो भगवान को खुशी में याद करते हैं जी। और यही विपदा वाली स्थिति जब होती है तो व्यक्ति क्या नहीं करता है। एक से एक अखंड हिंदू को हमने देखा है चादर चढ़ाते हुए, एक से एक अखंड मुसलमान को हमने देखा है कि छठ का रोजा रखीले का किसी से दिन में मन्नत मेरी हो जाए, माथा टेकना, चादर टेकना, फुकवाना, मौलाना से जाके, ये सब होता है, हमने सब देखा है।
और हम जब अपने पर विपदा आती है तो हम टॉलरेंट हो जाते हैं। एक बहुत बड़ी भीड़, मान लीजिए किसी खास समुदाय की, किसी एक व्यक्ति को रखेत रही हो, जब वो व्यक्ति पकड़ा जाएगा और जब उसको लगेगा कि अब बच नहीं पाएंगे तो वो उसको जो बोलवाइएगा वो बोलने के लिए तैयार है। आप बोलिएगा कि अल्लाह अकबर पर, वो भी बोलेगा, जय श्री राम बोलिएगा, वो भी बोलेगा, क्योंकि जान बचाना है। लेकिन जब वो रहता है भीड़ में सबसे ज्यादा उसकी संख्या, और जब अपोजिट वाले को रखेता है तो वही स्थिति इधर हो जाती है। नेता इसी मॉब मेंटालिटी का और इसी मॉब फियर का फायदा उठाकर हिप्नोटाइज करते हैं, और हिप्नोटाइज करके वो वोट लेते हैं। लेकिन हम विषयांतर जरूर हुए हैं, लेकिन मैं विषय कैसे जुड़ा हुआ है इससे बता दूं। इस पर जाने के लिए उदाहरण का बहुत जरूरी था। और ये मैंने क्यों इतनी बातें कही ये बता देता हूं, क्योंकि यही मेंटालिटी फिलहाल तेजस्वी यादव के जहन में है। जब भी आप खुद कमजोर स्थिति में होते हैं तो आपको खुद लगता है कि नहीं भाई, आज अगर आपको कहा जाए कि भैया कुछ मत कीजिए, एक बैसाखी खाली गाड़ी में लेके चलिए, तब ये सब नहीं करते हैं। लेकिन जब आवश्यकता पड़ती है तो वही बैसाखी सबसे मजबूत हो जाता है। नीतीश कुमार को लेकर तेजस्वी यादव का स्टैंड क्या था? आप ज्यादा नहीं 2 साल पीछे चले जाइए। 2020 के चुनाव तक तो जेबे मत कीजिए। 2020 के चुनाव में तो इतना आग फेंक रहे थे तेजस्वी यादव कि लग रहा था कि नीतीश बचेंगे ही नहीं, दूर दूर तक संभावना नहीं थी। ये तक हो जाता कि भाजपा से कॉम्प्रोमाइज करते, नीतीश से नहीं करते, यहां तक की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। लेकिन परिस्थितियां बदली। तेजस्वी यादव को झटका तब लगा जब एग्जिट पोल रिजल्ट में तब्दील नहीं हुआ, जब बिहार के तथाकथित बड़े बड़े संपादक तेजस्वी यादव को तेल लगा दिए, हल्दी लगा दिए, तब उनको पता चला कि अरे यथार्थ तो कुछ और था। यथार्थ तो नमन मिश्रा के फेसबुक पेज के टाइमलाइन पर टैग किया हुआ है कि तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे क्योंकि महागठबंधन का रिकॉर्ड गड़बड़ा गया। इस बार किसने गड़बड़ाया? तो कांग्रेस ने गड़बड़ाया। बाकी तो बड़े बड़े संपादक लिख ही रहे थे, आधी रोटी तवा में, नीतीश गिलन हवा में। ये भी है मेरे पास स्क्रीनशॉट। तो ये यहां से परिस्थितियां बदली। तेजस्वी यादव के जमीन के नीचे, पैर के नीचे जमीन खिसक गई। उनको याद पड़ा ये बात कि अभी बहुत सीखना बाकी है, राजनीति इतने हल्के से नहीं होती है। जोड़ लिए मैथमेटिक्स नहीं है कि जोड़ लिए सरकार साबित करने के लिए बहुमत कर दिए, वैसे नहीं होता है। वहां राजनीति बिल्कुल अलग होती जमीन पर। इस बार बुझाएगा महागठबंधन को, क्योंकि दो कल लड़ने वाला है एक ही जगह से। बड़ा विचित्र बात है, ध्यान से देखिएगा भैया। 2019 में नीतीश अलग, राजद अलग लड़े थे, तो जो जीता था जदयू की तरफ से वो तो हराया था राजद को ना जी। अब 2020 की बात कर लीजिए। 2020 में भी तेजस्वी नीतीश अलग अलग लड़े थे, तो जो जदयू का जीता वो राजद को हराया, और जो राजद का जीता वो जदयू को हराया। इसे कैसे पाट दीजिएगा? आप और नीतीश कुमार ऊपर की कुर्सी पर बैठिएगा, डिप्टी सीएम, डिप्टी सीएम सब चलता है ऊपर में, लेकिन नीचे संभव नहीं। जो विधायक हारा, जो प्रबल संभावना इसकी जीतने की थी, 200 वोट से हारा है, छोड़ देगा क्या? कभी नहीं। हम ये भी विश्लेषण लेकर आपके लिए आएंगे कि कितनी सीटों पर लड़ाई जो है वो 500,000 के अंदर निपट गई थी। कैसे उन विधायकों को, उन सांसदों को, प्रत्याशियों को आप कहिए कि तुम बैठ जाओ? नहीं बैठेगा। अगर बैठ भी जाएगा तो हरवा देगा कि इनका सीट आगे से इनकी दावेदारी न रहे, खत्म हो जाए जी। ये भी लड़ाई लड़नी है अभी। खैर यहाँ तक छोड़िए, यहाँ मत जाइए, पहले तेजस्वी यादव से निपट लीजिए। तेजस्वी यादव जिस मनोस्थिति में आ गए हैं, इसे एक तरफा प्यार ही कहा जाता है। नीतीश कुमार वार पर वार दे रहे हैं, लेकिन प्यार में पड़े एकदम एक तरफा आशिक की तरह कलेजा खोल कर दे दिया है। जितने वार करना है कर लो, कोई दिक्कत नहीं। उफ तक नहीं करेंगे। उफ तक नहीं करेंगे। कैसे उफ करेंगे? उफ करेंगे तो पता चल जाएगा नीतीश कुमार, कुर्सियों चल जाएगा। कुर्सी तो जाना लगभग तय है। कुर्सी से भी प्रेम है। एक और मुंह है ना कि कहीं ये नीतीश कुमार प्रणय निवेदन एक्सेप्ट कर लिए तब क्या होगा? कहीं नीतीश कुमार अपनी कुर्सी कहे कि तेजस्वी बहुत तपस्या कर लिया, आप ले लीजिए हमारी कुर्सी। हालांकि ये हाईली अनलाइकली है। बिहार के सियासी गलियारों में ये चर्चा अब होने लगी है कि तेजस्वी की बची कुछ संभावना भी सीएम बनने की समाप्त हो गई। हमने तो खुद पूछ लिया ना कल, सबसे करीबी परिवार के सदस्य जो हैं उनके, जिनकी बोलती है आजकल बंद है
नहीं बोलता रहे कर, लेकिन मैं तो नहीं, मैं मेहरा के बोलता रहे, हम यहाँ रहे हैं। कहने का मतलब कि बुलेट का पटाखा हो, मारी धाए सब बम करे तो लगा फटा, वह मेहरा या फुसका जाए धूपा में उसको लगेगा तब ना है तो बुलेट है, लेकिन फुसफुसा रहा है। लेकिन कहने का मतलब कि सुनील सिंह ने मेरे बार बार पूछे जाने पर भी यही बात जब कह दी कि आप टीवी नहीं देख रहे, अखबार नहीं देख रहे हैं, आपको बयान याद नहीं है तेजस्वी जी का? हमको खूब याद है, ऐसे ही तो खड़ा थे, आप बगल में तेजस्वी नीतीश जी बैठे हुए थे, अब कह रहे थे सुन लीजिए ना हमको सीएम बनना है ना इनको पीएम बनना है। तो नीतीश कुमार मन मन अपना बोलना भाई, मेरा तो सारा खेल रच रहा है। ललन सिंह को एक सेकंड के लिए मिनी हार्ट अटैक आया होगा कि क्या बोल दिया भाई, बच्चा कुछ अभी समाप्त कीजिए क्या महागठबंधन के संभावना। नीतीश कुमार यदि आज इंडिया के संभावनाओं में कहीं दूर दूर तक भी सटे हुए हैं, इसका एकमात्र कारण यही है कि उनको लगता है कि पूरे देश भर में कोई उनके ऐसा पाक छवि वाला नेता नहीं है, और उनको ये भी लगता है कि बड़ा वोट जो ओबीसी का पूरे देश भर में है, इसका रिप्रेजेंटेटिव वो एकमात्र अकेले हैं उस बड़े पटल पर। कोई सिख है, कोई बंगाली है, कोई बनिया है, कोई किसी जात का है, तो उसमें नीतीश कुमार की एक्सेप्टेंस बढ़ जाती है। गुजरात में पटेल ज्यादा हैं, उत्तर प्रदेश में मौर्य वंशी ज्यादा हैं, हरियाणा में ओबीसी वोट बैंक बड़ा है, पूरे पूर्वांचल में बड़ा वोट बैंक है ओबीसी का, सब जगह ओबीसी का वोट बैंक है। अगर इसको पोलराइज करने में नीतीश सफल हो जाते हैं तो नीतीश के हाथ में कुर्सी आराम से आ जाएगी, निगाह तो उसी पर। लेकिन हर पोलराइजेशन से बड़ा पोलराइजेशन होता है। आप आ रहे हैं कि हम बहुत बढ़िया स्पिन करते हैं, अब पिच में स्पिन है ये नहीं, तब क्या कीजिएगा? तो बॉल फ्लैट जाएगा, फास्ट बॉलर का तो पिटाइएगा ना, तो फील्डिंग कीजिएगा, बॉल मैच 2 ओवर खेलिएगा, फील्डिंग कीजिएगा। यही स्थिति है कि इससे भी बड़ा पोलराइजेशन फैक्टर ये पिच खुद है, और जिस पिच को रूल कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा पोलराइजेशन इस देश में अगर किसी ने स्थापित कर लिया है तो वो है नरेंद्र मोदी, जिन्होंने हिंदुत्व के नाम पर आप जब जब उनके हाथ में खेलिए कठपुतली बनकर, तब तब मोदी मजबूत होगा। नूह की घटना से कौन मजबूत होगा, कौन कमजोर होगा, कौन जाति कौन संप्रदाय अपना दबदबा बनाया मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जान लीजिए कि इससे भी नरेंद्र मोदी मजबूत होंगे। आज लगभग नूह के आसपास और मेवात के आसपास के जितने हिंदू हैं सभी के दिमाग में ये जहर भर दिया गया टीवी और सोशल मीडिया के माध्यम से। आप इंटरनेट बंद कर दीजिएगा नूह में, मेवात में, पूरे देश में नहीं बंद कर सकते, नहीं कर सकते। सब जगह चल रहा है कि खास समूह संप्रदाय ने एक जुलूस पर हमला किया। बिहार में यही हुआ 2 जगहों पर, बिहार में से पहले भी यही हुआ, जब रामनवमी आ रही तो यही हो रहा है, जब ताजिया आ रहा है तो यही हो रहा है। इसका मतलब क्या है? जब ये दोनों लड़ेंगे तब फायदा होगा बीजेपी का। और बीजेपी अब तो सुने कि सत्यपाल मलिक खुलासा किए होंगे इस समय, एक नया खुलासा किए हैं। खुलासा क्या मतलब? हाइपोथेटिकल सिचुएशन लगातार बोलते हैं, हाइपोथेटिकल बयान दे दिए हैं। मैंने इतने बड़े गंभीर नेता ने हाइपोथेटिकल बयान दिया है कि भाजपा चुनाव जीतने के लिए राम मंदिर पर हमला करा देगी। समझ से परे कि मतलब राम मंदिर का उद्घाटन होना है, 1 तारीख को राम मंदिर खुलेगा, ये अपने आप में इस देश को, प्रदेश को, मैं काफी दिनों से कह रहा हूँ, लोग समझ नहीं रहे। दिसंबर से पहले ही वो पोलराइजेशन शुरू हो जाएगा राम मंदिर का, और वो जनवरी से लेकर मार्च तक चलेगा। उसके बाद चुनाव आ जाएगा। कहीं अगर पहले ही भंग कर दिया गया लोकसभा मोदी के द्वारा, जो कि संभावना बन रही है, तो नीतीश बचेंगे, नीतीश भाग जाएंगे उधर। और वैसी स्थिति में ये बहुत बड़ा पोलराइजेशन राम मंदिर का हो जाएगा। इसे बम से उड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अपने आप में राम मंदिर जो बन रहा है, इतना बड़ा धमाका होगा, इससे हिंदुत्व पोलराइजेशन बहुत तगड़ा होगा। एक जो हिंदू का बच्चा है वो उसमें ईंट लगाने की मन दिल में इच्छा लेकर जो नहीं जा रहा है उसकी इच्छा यही इच्छा है कि मैंने ईंट हम भी लगाते हैं। और ये गलत नहीं है। मैं आपको बता दूं, चाहे किसी धर्म समाज के लोग हों, आपके मन में हज पर जाने की इच्छा नहीं होती है क्या? आपके मन में तख्त साहब को देखने की इच्छा नहीं होती है? आप कंगन साहब को देखने के लिए पंजाब से बिहार आ जाते हैं, आप इस देश को छोड़कर चले जाते हैं मक्का मदीना देखने के लिए, हम अमरनाथ की गुफा तक चले जाते हैं, गुप्ता धाम तक चले जाते हैं। तो ये आस्था का विषय है, जानते हुए कि जान का जोखिम है। अरे हमें तो खुद गुप्ता धाम में लगा कि मैं नहीं बचूंगा, माचिस जला रहा था तो मुझे पता जल ही नहीं आता माचिस। मुझे लगा कि अरे क्या हो रहा है, तो वहां के आदमी ने बताया कि अरे ऑक्सीजन नहीं है, माचिस कहाँ जला रहे हो? उसमें आदमी जा रहे हैं, उसमें जा रहे हैं जी, पानी में डूब के लोग जा रहे हैं। ये आस्था के विषय पर यदि राजनीति जब होगी, भाजपा भारी रहेगी, इस बात को आप जान लीजिए। और निश्चित तौर पर बिहार में क्या है,
बिहार में नीतीश कुमार भाजपा के समक्ष एक बड़ा काट बनकर उभर जाते हैं बार बार। देखिए, ये बात तो तेजस्वी अच्छे से जानते हैं कि उनकी और भाजपा की सीधी लड़ाई होगी, वो हेड टू हेड, तो वो बैलेंस कर लेंगे। लेकिन नीतीश एक ऐसा फैक्टर बन जाते हैं बार बार बीच में जो कांटा को एक तरफ झुका देते हैं, जिधर रहेंगे उधर का पलड़ा मारेंगे। इसका एक कारण है। देखिए, एक वो बाबा कहावत कहते हैं कि पसंगा होता है। आलू चावल लीजिएगा ना तो 1 किलो का बटखारा रखेगा, फिर चावल डालेगा, तो कभी वो चावल प्रॉपर नहीं हो सकते, या तो नीचे ही रहेगा या ऊपर ही रहेगा। वैसी स्थिति में वो पसंगा होता है, छोटा सा कपड़ा में लपेट के ईंटा रखा रहता है कि मैंने उसका कोई वैल्यू नहीं माना जाता है कि उतना भरा अगर चावल चला भी गया आप में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको धीरे से वो बटखारा पर रख देता है, बैलेंस हो जाता है। बराबर इसलिए दिखाता है ताकि देख लीजिए आपको मैं कम नहीं दे रहा हूँ, ज्यादा ही दे रहा हूँ। इतने के बटखारा भर, छोटा पसंगा भर, मैं ज्यादा आपको दे रहा हूँ। यही कहीं ना कहीं इंक्लूसिवनेस है, और इसी इंक्लूसिवनेस को दिखाना होगा बिहार में। और नीतीश कुमार वही पसंगा का काम कर देते हैं जिसकी वजह से हल्का सा गेम टिल्ट हो जाता है एक तरफ। अब क्या 2024 में ऐसा हो सकता है? देखिए, तेजस्वी यादव तो यही उम्मीद लगा के चलेंगे, कांग्रेस तो यही उम्मीद लगा के चलेगी कि मोदी को हराना संभव है। नीतीश भले कुछ और सोच, क्योंकि कार्यकर्ताओं में जोश भी तो भरना है। बिल्कुल, शुरू में आप मान लेंगे तो कैसे होगा। बिहार में एक बड़ी बात यह है नमन जी कि जहां एनडीए में कोई चेहरा नहीं है, लगातार हम लोग जी, वहां एनडीए में सीधा सीधा एक चेहरा है, कहीं कोई विवाद नहीं है। पूरे देश का चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर लड़ा जाता है। यही तो सत्ता में रहने का भी एक बहुत बड़ा फायदा है। कांग्रेस जब सत्ता में रहती थी तो आप देखते थे कि उसके आसपास ध्रुवीकरण होता था, पार्टियों का ध्रुवीकरण। अब चूंकि मोदी वहां मौजूद है, और मोदी ने एक काम तो किया है। देखिए, आप राजद के कई नेताओं की बात मैं करूं तो आप जरा सुन लीजिए। दरभंगा वाले जो सैनिक प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष हैं रजनीश जी, आप उनके बयानों को सुनिए। वो बार बार एक ही शब्द का प्रयोग करते हैं कि मोदी इज अ वेरी डायनेमिक लीडर। उससे लड़ने के लिए हमें उसी तरीके की रणनीति बनानी पड़ेगी। ये क्या साबित करता है? ये साबित करता है कि वो, चूंकि वो एक सैनिक रहे हैं ना, एक बड़े सामरिक रणनीति का हिस्सा रहे हैं, तो उनके लिए दिमाग में ये बात भर जा चुकी है कि सबसे पहले दुश्मन की सारी ताकतों को समझो, दुश्मन को ताकतवर मानो। ये नहीं क्या अरे मोदी है लालू जी जैसा, अरे वो तो भाग जाएगा। इससे मुझे एक बात याद आई जो थोड़ा सा भी सही ही मुझे करेगा, लेकिन मुझे बहुत जरूरी है बात यहाँ बोलना। मोदी भाग जाएगा क्या भाई? क्योंकि राहुल गांधी ने कह दिया है कि सारे मोदी भाग जाते हैं। नीरव मोदी पर केस हुआ, उन पर केस के बाद क्या हुआ तो पता ही आपको। अब लालू जी सोच रहे हैं मेरा क्या बिगाड़ लोगे, मेरा तो निकाल लोगे, सब खत्म है, सब तो खत्म। लेकिन जो बयान उन्होंने दिया है वो बयान सुनने में तो राजद के लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि मोदी भाग जाएगा। हम भी देखते हैं कि मोदी भागता है कि कौन भागता है। लेकिन एक बात तो मुझे याद है कि लालू यादव भागे थे। ये बात कई लोगों को दुख करेगा, निश्चित तौर पर दुख लगेगा लोगों को, लेकिन याद करना चाहिए कि लालू यादव भागे थे। लालू यादव यहाँ से पूरा सामान बोरिया बिस्तर उठाकर और चल गए थे लुटियंस में। जब रेल मंत्री बने थे तो बिहार उनके हाथ से जैसे ही नीतीश कुमार ने छीना, लालू को समझ में आ गया कि एक एक करके सारे बाहुबलियों को नाप रहा है। चारा घोटाला से तो बच भी जाएंगे, कोई नीतीश के चक्कर में पड़े तो ही निपटा देगा। और इस डर से उन्होंने सब परिवार बिहार छोड़ दिया था। और बूटा सिंह वाला फिर आपको याद होगा, फिर वो परिस्थितियां याद होंगी। किसी तरीके से 2015 में, मैं बता रहा हूं इस बात को गांठ बांध कर रखिए, 15 में राजद की बिहार में वापसी कराने वाले नीतीश कुमार हैं। और नीतीश कुमार ही समाप्त करने वाले भी थे। समाप्त तो बहुत से कर दिया था, लेकिन राजद को फिर से जिंदा भी कर दिया। भैया गाय भैंस सब चला गया था दिल्ली और बचा कुछ नहीं था। और वैसी स्थिति से अगर राजद को रिवाइवल मिला तो वो नीतीश ने दिया। तो एक बात बताइए, जब बार बार लालू परिवार फंसता है या डाउन होता है तो रिवाइव करने वाले नीतीश कुमार है, तो तेजस्वी के मन में ये बात नहीं होगी। जी निश्चित। तेजस्वी अगर प्रेम कर रहे हैं नीतीश कुमार से एक तरफा तो गलत कर रहे हैं। वो हमने तो बचपन से देखा है, बचपन से देखा है कि मेरा एक ही तारनहार है, कौन है? नीतीश कुमार। ये कॉन्सेप्ट तेजस्वी दिमाग में क्यों बैठ गया है ये तो हमने स्थापित कर दिया। अब इसका अवसर क्या पड़ेगा ये जान लीजिए। चंद्रशेखर, आलोक मेहता, जो कानून मंत्री थे कार्तिक मास्टर, सुधाकर सिंह और खुद तेजस्वी यादव, जगदानंद सिंह,
ये भी तो भाग गए थे। सुधाकर सिंह ने तो धो करके रख दिया। जगदानंद सिंह भी तो भाग गए थे, वो भी तो कैसे मनाया गया, क्योंकि लालू जी के प्रति वफादारी उनमें बहुत ज्यादा है। अब जरा जान लीजिए कि इतना कुछ झेल लिया, अपनी प्रतिष्ठा भी तेजस्वी ने खो दी कि भाई चलिए हमारे विभाग का ट्रांसफर पोस्टिंग था, हमने बनाया था मसौदा, उन्होंने कैंसिल कर दिया। आलोक मेहता तैयार नहीं है, चंद्रशेखर पूरा नाराज थे। सुने अब तो ऑफिस भी नहीं जा रहे। सुनिए क्या हुआ, गेम यही तो गेम हुआ है, और यही तो बता रहा है कि एक तरफा प्यार कितना हो गया है। नीतीश कुमार ने फरमान जारी किया कि सभी मंत्रियों को कल का फरमान है, सभी को आना, सुबह सुबह कैबिनेट की बैठक होगी। आलोक मेहता नहीं पहुंचे। आपको पता है चंद्रशेखर को घर से लाया गया, आलोक मेहता से मिलने गए, नहीं मिले हैं, नाम नहीं लेंगे तो बेइज्जती ढेर लोग का हो जाएगा। और ये चर्चा कहां से आई, कैसे आई, वो मैं नहीं बताऊंगा। कंफर्म बात है कि आलोक मेहता ने कह दिया कि मैं नहीं आ रहा हूं, आप खुद बैठक कर लीजिए, जो फैसला होगा मुझे बता दीजिएगा। इस्तीफा देना होगा वो भी बता दीजिएगा, मैं दे दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये अपमान सहकर आलोक मेहता नहीं रहेगा। चंद्रशेखर को हाथ गोड़ जोड़कर बुलाया गया है कि अगर दो विभाग के मंत्री एक साथ नहीं रहेंगे राजद के, तो मीडिया में खासतौर पर नमन मिश्र बना छोड़ी पंचनामा में लंका लगावे लगी। ऐसे कम से कम एक आदमी चला। चंद्रशेखर को जबरदस्ती 1 महीने बाद कल बुलाया गया और वो बैठक में गए। कार्यालय जाना छोड़ दिया, कार्यालय गए हैं वो, कल शायद गए कार्यालय गए हैं, और अब वो जा रहे हैं कार्यालय। के पाठक ने उसी बीच में, के पाठक भी अलग ही नशा में है, वो आना शुरू किए तो आते आते पहला बम वहीं फोड़ दिए, अब कोचिंग संस्थान वाला फैसला हो गया। इस तरीके के फैसलों को बिना मंत्री के रजामंदी के लागू करना, ये ही तानाशाही होता है। यही ये हिसाब दर्शा रहा है। सेना का शासन एक होता है, सेना जब टेक ओवर कर लेती है। तानाशाह तब होता है जब चुना हुआ कोई प्रतिनिधि को बेदखल करके और कोई और व्यक्ति सत्ता दखल कर ले, कोई ब्यूरोक्रेट दखल कर ले। यही ब्यूरोक्रेटिक दखल जो है, ये तानाशाह में तब्दील होता है। तो इस दखल के पीछे तो कोई और है ना, निश्चित तौर पर। अब तो सुनील सिंह ही ना बोली है। आलोक मेहता पर एक चीज जानना चाहेंगे कि आपको नहीं लग रहा है कि आलोक मेहता कुछ बड़ा कदम उठा सकते हैं? आज ही तो खबर आई कि आरएलजेडी के नेता ने, जो उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उन्होंने कहा कि हमारे टच में है, आ जाए पार्टी के। हाँ आ जाए। नरेंद्र मिश्रा ने कह दिया कि आ जाइए, स्वागत है आपका, कहाँ अपमानित हो रहे हैं। यानी कि सुधाकर सिंह के समय जो बम विस्फोट होने से रोक दिया गया था, आलोक मेहता वो बम फोड़ सकते हैं। देखिए फोड़ने को तो सुधाकर सिंह भी फोड़ देते, लेकिन सुधाकर सिंह वाले बताते, मैं बताता हूँ, इसी प्रेशर से दब गए। सुधाकर सिंह बस अपने पिताजी की वजह से चुप हो गए, लेकिन दब गए ना, दब गए। लेकिन दबे अभी भी नहीं है, वो भी बोलेंगे, बोलते हैं। सुधाकर सिंह तो जो बोलते हैं एकदम बिंदास। अभी भी देखिए बीच में उनको एक संभावना दी गई, जब मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा था ना, तो बताते हैं आपको कहानी। सुधाकर सिंह के दिमाग में डाला गया कि आप सॉफ्ट रहिए, आपको पुनः मंत्री बना दिया जाएगा, किसी और विभाग में डाल दिया जाएगा। तो धीरे से 2-3 दिन सॉफ्ट रहे थे, फिर अग्रेसिव हो गए। जैसे कि मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होगा, उनकी संभावना नहीं है, तो देखा कि लेकिन सुधाकर सिंह का तो जो व्यक्ति तो जिस विभाग में जाएंगे फिर वहाँ हंगामा, नेचुरल, उनका नेचुरल वही टेंडेंसी ही है, समझौता करने का, वो करेंगे ही करेंगे ऐसा। और आलोक मेहता की जहाँ तक बात आपने की, मैं बता दूं आपको कि आलोक मेहता का मेरी समझ है राजनीतिक, मुझे लगता है कि इतना आसान नहीं होगा उनको समझा पाना। जो तेवर उन्होंने दिखाया है कल, उस तेवर के बाद बहुत कुछ बच नहीं जाता। आरजेडी को एक बड़ा झटका लग सकता है किसी भी वक्त, किसी भी वक्त। अगर आलोक मेहता मान भी जाते हैं, लगता है कि नहीं भाई चलिए संभावना नहीं है, क्योंकि एनडीए में पहले से ही उपेंद्र कुशवाहा हैं, नागमणि उधरे जाने की तैयारी में है, सम्राट चौधरी हैं, तो 4-5 कुशवाहा तो पहले से वहाँ है, तो एक छठा कुशवाहा के लिए वहाँ कहाँ जगह बचता है। तो इसी स्थिति में हो सकता है कि वो फैसला ना ले। यही सोच के तो रामेश्वर में तो भी नहीं गए, रामेश्वर आगे बढ़ के फिर एनडीए में लगभग चले ही गए थे, एक पाँव तो अभी भी उनका उधरे है। सच पूछे जूता से छुटिए गई भाई मतलब सीडी के कार्यालय में। तो ऐसी स्थिति में अब जूता चप्पल छूटा है कि कोई करीबी आदमी छूट गया है, रिश्तेदार को, लेकिन कुछ छूटा है, कुछ छूटा है उनका। अब यही बात है कि आलोक मेहता बहुत रणनीति में भी माहिर नेता में से है। मुझे लगता है कि सोच समझकर फैसला करेंगे। तेजस्वी यादव ने अपने तरफ से समझाने की कोशिश की है। खबर तो ये कि लालू यादव भी सम्मान किए तो नहीं गए आलोक मेहता मिलने के लिए। लालू यादव का सम्मान किए नहीं गए वो, लालू यादव लास्ट में चले गए दिल्ली। अब तो कोई बनाने वाला भी फिलहाल नहीं दिख रहा है। ऐसे में क्या होता है, मुझे लगता है कि शायद सुनील सिंह को एक टास्क दे दिया गया है और कहा था ना कि जब बच्चा उदंड हो तो उसको जिम्मेदारी देना चाहिए। तो सुनील सिंह को आलोक मेहता का जिम्मेदारी दिया, तो अपने चुप हो गए हैं कि देखो बोलना नहीं है। लेकिन सुनील सिंह से तो आप कल भी मिले थे, उनका जाकर इंटरव्यू किया आपने। सुनील सिंह कब छोड़ेंगे? तो
बड़ा मुश्किल है बता मानना। लेकिन कुछ तो नाराजगी है ना कि इतना बिंदास बोलने वाले व्यक्ति पर जो है बंदिश जब लग गया है, बेचारे बोल रहे हैं तो बोली निकल रहा है लेकिन मेमिया रहे हैं। चुप तो नहीं रहेंगे सुनील सिंह जी, तो और सुनील सिंह चुप रहने वाले व्यक्ति भी नहीं है। चुप तो नहीं रहेंगे। कल तो उन्होंने क्या लालू जी के प्रेम में भले कुछ चुप रह ले, यही बात है। उन्होंने यही बात मैंने ऑफ रिकॉर्ड भी यही बातें सामने आ रही थी कि सुनील सिंह चुप रहने वाले नहीं है, क्योंकि उस व्यक्ति को कोई लालच नहीं है। आप उसको दबा नहीं सकते हैं ना डरा सकते हैं, बिल्कुल ना लालच से आप उसको खरीद सकते हैं। सभा में नीतीश कुमार से जिस तेवर में उन्होंने बात कर दी, राजनीतिक संभावनाएं तो महागठबंधन में उनकी तभी समाप्त हो गई। और उसके बाद भी अगर वो टिका हुआ है सुनील सिंह उस महागठबंधन, सिर्फ लालू जी के प्रेम, बस लालू परिवार के प्रेम में ना, और उनका क्या महत्वाकांक्षा हो सकता है। मैं तो पूछा कि छपरा से कोई कह रहा था, एक बड़ा पत्रकार बिहार के दावा कर रहे थे कि एकदम चेक हो गई बा, रूढ़ी की जगह यह लड़ी है। आपने एक और दावा किया था कि सुनील सिंह ग्लोबल नेता है। निश्चित तौर पर ग्लोबल नेता है। इसमें तो कोई मैंने शक नहीं है भैया कि सुनील सिंह एक ग्लोबल नेता है। जब सामने बैठा तो मेरे, हालांकि मेरा 36 का आंकड़ा पुराना रहा है, पंचनामा पुराना निकालिएगा तो लगेगा नहीं कि मेरा उनका कहीं एक रूम में बैठने का संभावना बनता है। लेकिन ये जरूर बात है कि उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि जो लांछन एक पत्रकार के तौर पर लगाते रहे हैं हम लोग, वो तो निश्चित तौर पर वो तो एक प्रोसीजर है। लेकिन जो आकलन मैंने सही किया था कि उनको विधायक सांसद ये सब बनने का शौक नहीं है, एक मंत्री उससे कहीं बड़ा पद उनके पास है। उन्होंने खुद कहा कि मैंने 15-16 प्रदेशों के मुख्यमंत्री के साथ मेरा फोटो है, बिहार छोड़िए सब राज्य के मुख्यमंत्री के साथ मेरा फोटो है, उसमें कांग्रेसो है, भाजपा है भी सर। तो फिर विवाद कहाँ उत्पन्न होता है? पुरानी तस्वीरों को लेकर विवाद नहीं करना चाहिए। मैं ईमानदारी से लालू परिवार के साथ हूँ। अब आलोक मेहता रेखा स्थिति अगर उनके साथ उत्पन्न हो जाएगा तो मुझे लगता है कि आलोक मेहता तो चुप भी हैं, ये चुप रहने वालों में से नहीं है सुनील सिंह। बिल्कुल। धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए नमन जी। तो निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव के प्रेम ने अभी तक बिहार सरकार को बचा कर रखा है, लेकिन एक बड़ा धमाका आगे आने वाले दिनों में आपको देखने को मिल सकता है। जिस प्रकार से राजस्व विभाग में जो बहाली हुई थी उसमें सीधे तौर पर माना गया है कि आलोक मेहता की बेइज्जती हुई है, सारा ब्लेम उन पर आ रहा है। वैसे में आलोक मेहता की जो नाराजगी है लालू प्रसाद यादव के संबंध के बाद भी, जब वो मंत्रिमंडल की बैठक में शामिल नहीं हुए, तो आप समझ सकते हैं कि सुधाकर सिंह का मामला जिस प्रकार से दब गया, चूंकि उनके पिताजी जगदम्बा बाबू के कारण सुधाकर सिंह दब गए, लेकिन आलोक मेहता दबने वाले नहीं है ऐसा माना जा रहा है। वैसी स्थिति में कल के समय में राजद में एक बड़ी बवाल आप देखने को मिल सकता है। बिहार की राजनीति में एक बवाल हो सकता है। वैसे में आगे क्या होगा देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल पंचनामा में हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।